another video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर द रैट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई कैन टेल यू दैट इस वीडियो में आपको एक चैप्टर के बारे में जितना कुछ जानना हो नेसेसरी हो सब कुछ मिलेगा। इफ इट इज अबाउट द ऑथर या फिर इसकी थीम्स हो जाएं, हमारी स्टोरी की बेसिक समरी, इसकी कुछ important points, वो सब इसमें included हैं. So let's begin without any further delay. Do not forget to subscribe and hit the bell icon before you watch ahead. So basically हमारी जो ऑथर हैं, अब वो एक स्वीडिश ऑथर है, स्वीडन से बिलोंग करती हैं. ये ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिनको एक नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला लिटरेचर के लिए 1909 में. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द वंडरफुल एडवेंचर्स ऑफ निल्स, जेरूसलम. जो ये सारे जो इनके वर्क्स हैं ना, ये स्वीडिश हैं. ऐसे कि कुछ इंडियन टेक्स्ट होते हैं जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, इंडियन फोक हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. ऐसे ही जो इनके टेक्स्ट हैं ये इनकी स्वीडिश फोकलोर के बारे में है. ये अपने वर्क्स में जनरली सोशल कॉजेस के बारे में लिखती हैं, ऐसी चीजें जो हमें सोशली अवेयर होना चाहिए हमें जिन चीजों के बारे में. एक्सप्लोर्ड एंड एनरिच्ड स्वीडिश आइडेंटिटी थ्रू लिटरेचर. इन्होंने अपनी कंट्री को, अपनी जो उनकी जो बर्थ प्लेस है उसको एनहांस किया है, उसको सामने प्रदर्शित किया है सबके, इतने अच्छे से उसको एक्सप्रेस करके. तो इनकी ये खासियत है. हमारा चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है कि एक पेडलर है. अब वो एक स्वीडिश रोड जो बिल्कुल ही ऐसा है कि खाली सा पड़ा हुआ है, बंजर सी जगह लग रही है, वहां पे चला जा रहा है, चला जा रहा है. अब वो टाइम ऐसा हो रहा है कि रात पड़ चुकी है और एकदम अंधेरा अंधेरा हो रखा है. और हमारा जो पेडलर है ये बहुत ही गंदा हुआ है, थका हुआ है, इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसको भूख भी बहुत लगी है और रात को रहने का कोई अभी तक इंतजाम भी नहीं हुआ है. जैसे जैसे चलता जाता है ये अपनी लाइफ के बारे में सोचता है. इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई रैट ट्रैप में फंस गया हो, कोई चूहे के जाल में फंस गया हो. अभी चूहे का जाल कोई असली जाल नहीं है, ये एक कंपैरिजन, एक मेटाफर ड्रॉ किया गया है कि कैसे ये चैलेंजेस फेस कर रहा है, ये रैट ट्रैप की तरह है कि ये भूखा भी है, थका भी हुआ है, कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए. और ऐसे केस में इसके पास अब कोई चॉइस नहीं रही, तो इसको ऐसी फील आती है कि जैसे ये कोई रैट ट्रैप में फंस गया हो. अब आगे क्या होता है, अब इसको दिखता है एक आयरन मास्टर का मैंशन, एक आयरन मास्टर का महल मान लो, घर मान लो, कुछ भी मान लो. अब ये कुछ ठंड लग रही है और थका हुआ है, तो इस मैंशन को देख के रुक जाता है. इसको दिखता है कि उस घर के अंदर लाइट्स जल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर से शायद यहाँ पे एक गर्म माहौल बना होगा, उसको ठंड नहीं लगेगी अंदर जाएगा तो. और एक बार वो सोचता है कि क्या मैं इनसे शेल्टर के लिए पूछ लूं, क्या मैं पूछ लूं कि ये मुझे यहाँ पे रात गुजारने देंगे या नहीं. पहले तो ये बहुत हेजिटेट करता है, फिर इसको लगता है चलो पूछ ही लेता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत कंफर्ट डिजर्व करता हूँ, चाहे फिर वो जो आयरन मास्टर है वो ये ही ना सोचे कि मैं ट्रेसपास कर रहा हूँ, यानी कि उसके घर में घुसने का जबरदस्ती ट्राई कर रहा हूँ. उसको अगर ये भी लगेगा तब भी मैं एक बारी पूछ लेता. अब यहाँ क्या होता है कि पेडलर डोर पे नॉक करता है और आयरन मास्टर गेट खोलते हैं. अब आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि ये जो पेडलर है शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ये कभी जानते थे, जिसका नाम जॉन था. और यही सोच के, जॉन के बारे में सोच के वो उसका स्वागत करते हैं. और पेडलर भी सोचता है कि क्या क्यों ना मैं भी इसी के साथ, ये क्या बोलते हैं, जो गेम चल रही है, यानी कि जो धोखा हो गया है, इसको गलतफहमी हो गई है, मैं भी इसका फायदा उठा लूं. और यही सोच के हमारा जो पेडलर है वो घर में घुस जाता है, आयरन मास्टर के मैंशन में घुस जाता है, ये सोच के कि शायद मुझे एक अच्छी रात, कुछ अच्छा खाना और शायद अच्छे कुछ थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे. टिटी को रिवील नहीं करता है. जब वो अंदर जाता है तो पेडलर को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई वो बहुत पुराना दोस्त हो आयरन मास्टर का. जो आयरन मास्टर है वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, उसकी जो बेटी है वो भी बहुत ध्यान रखती है, और जो सर्वेंट्स हैं वो भी उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं. अच्छा अच्छा डिनर करते हैं ये लोग, और पेडलर को आयरन मास्टर अच्छे कपड़े दे देता है पहनने के लिए. और इस
मैंशन में जो गर्माहट है, जो गर्म है अंदर से, और इसके जो अंदर के जो लोग हैं जो रहते हैं, आयरन मास्टर, उसकी बेटी और जितने भी लोग हैं, उस सबको देख के ये बहुत खुश हो जाता है और ये सोचता है कि मैं मुझे रहने के लिए एक अच्छी रात मिल गई, एक अच्छी जगह मिल गई है। इसी चीज में एक कंट्रास्ट भी है कि जो हमारा पेडलर की लाइफ है वो कितनी डिफिकल्ट है, और जिस जगह पे वो अभी है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा कंफर्टिंग है। तो हमें दो कंट्रास्टिंग साइड्स दिखने को मिल जाती हैं हमारे इस एक ही घर में। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इसी शाम के दौरान हमारे पेडलर को पता चलता है कि ये जो आयरन मास्टर है, इनको क्या गलतफहमी हुई है, जो इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं कि पेडलर को जो इंसान है, जॉन है, वो असली में था कौन। इनको पता चलता है कि जॉन जो था वो एक बहुत ही स्किल्ड स्मिथ था, और उसकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ गई, कुछ लीगल ट्रबल्स आ गई, यानी कि वो कुछ कानूनी कार्रवाइयों में फंस गया और हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया, कभी दिखा नहीं, कहीं चला गया, इसका मतलब था। आयरन मास्टर और उसकी बेटी को ये लग रहा था कि पेडलर ही जॉन है, और जो काफी सालों के बाद लौट के वापस आ गया है और इनके पास सबसे पहले आया। अब आगे क्या होता है, जब हमारा पेडलर है वो एंजॉय कर रहा है, ये जो खातिरदारी हो रही है, ये जो सब अच्छे अच्छा सब कुछ हो रहा है, सबको एंजॉय कर रहा होता है, और उसी टाइम में उसको गिल्टी फील होना स्टार्ट हो जाता है कि ये लोग कितने काइंड हैं, कितने अच्छे दिल के हैं, कि बिना किसी कोई भी विनती किए उसका इतना ज्यादा उतनी खातिरदारी कर रहे हैं, और उसके बदले में पेडलर इनके साथ धोखा कर रहा है, कभी इनको अपनी सच्ची आइडेंटिटी नहीं बता रहा है। ये अपने अंदर अंदर ही सोचता है, क्या मैं इनको अपनी सही आइडेंटिटी बता दूं, या फिर ऐसे ही ऐसे गलतफहमी में इनको रहने दूं ताकि मेरा कंफर्ट ना चला जाए। पर जब उसे पता चलता है कि जॉन के वापस आने के लिए एक रिवॉर्ड देंगे ये लोग, इनको जो आयरन मास्टर है वो रिवॉर्ड देने वाले हैं, तो उसका जो लालच है वो हावी हो जाता है उस पर, और ये सोच लेता है कि ये इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा और आयरन मास्टर को ये नहीं बताएगा कि वो जॉन नहीं, एक मामूली सा पेडलर है। नाउ व्हाट हैपेंड इज द एस्केप। अब अगली सुबह पेडलर को पता चलता है कि जॉन जो है, जिसको ये लोग मान रहे हैं, नहीं पेडलर को जो मान रहे हैं, जॉन मान रहे हैं, ये आयरन मास्टर ये सोच रहे होंगे कि जॉन तो अब यहीं पे रहेगा और यहीं पे रह के काम करेगा। इसको लगता है कि मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे मैं यहीं पे रहूं, हमेशा यहीं पे काम करूं इनका। तो ये सोचता है मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, और एक कन्फेशन लेटर लिख जाता हूँ जिसमें मैं इनको सच बता जाऊंगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को इतनी काइंडनेस दिखाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, और अपनी काम के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये सोच के ये सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हमारी जो स्टोरी है वो खत्म किस तरीके से होती है कि हमारा जो पेडलर है भाग जाता है इनके घर से, पर हमेशा स्ट्रगल करता रहता है गरीबी की वजह से और एक अनसर्टेन लाइफ की वजह से, पर हमेशा सोचता है कि कैसे जो आयरन मास्टर के घर पे, जो मैंशन पे, जो इसके साथ पूरा एक सिनारियो हुआ था, इस सिनारियो में इसको अपने बारे में क्या पता चला, अपने बिहेवियर के बारे में क्या पता चला, और ये कैसी चॉइसेस कर सकता है अपने लाइफ में, इसके बारे में इसको पता चलता है। हमारी जो रैट ट्रैप है, इसकी जो कुछ थीम्स हैं वो है डिसेप्शन, रिडेम्पशन एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस। हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे एक इंसान अपने अंदर की बुराइयों के बारे में जान लेता है, कैसे पश्चाताप करने के उसके कुछ वो निकालता है, कुछ अपने तरीके निकालता है, और कैसे काइंडनेस, कैसे अच्छा बिहेवियर एक इंसान जिसमें ग्रीड भी हो उस इंसान को भी बदल देती है, और काइंडनेस कैसे सबसे पावरफुल फोर्स है हमारे इस वर्ल्ड की। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव। थैंक यू गाइस।